भारत अब इंटरनल कलोनियलिज्म कर रहा है, तो गांव वालों से कह दिया था भाई बांध बनने वाला है, तुम सब हटो, बट डैम्स आर गुड फॉर द नेशन। और तब मुझे समझ में आया कि ये जो नेचर का सवाल है ये ब्यूटी का नहीं है। बिकॉज हर कोई क्लेम करता है दिस इज होली रिवर, इसको साफ करेंगे, कोई नहीं कर पा रहा। ये लोग कॉज एंड इफेक्ट समझ नहीं रहे। आज इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नोप, नॉट योर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट फॉर एंटरटेनमेंट। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि आप एनवायरमेंटल कॉजेस के साथ कब जुड़े, कैसे जुड़े और क्यों जुड़े? तो जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब बिल्कुल बच्ची थी, तब मुझे ना पेड़ पौधों का बड़ा शौक था। जैसे कि गुलाब का फूल देखा तो झट से तोड़ लिया, अरे कितना सुंदर है। जब मैं स्कूल में थोड़ी बड़ी हुई तो फिर मुझे लगा कि ऐसे किसी ग्रुप के साथ जुड़ना चाहिए जिन्हें नेचर का लव हो, जैसे मेरा, आई एम अ नेचर लवर। मैं बहुत लकी थी कि मुझे ऐसे लोग मिले जो मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार थे। उनके साथ मुझे अब जो उत्तराखंड है वहाँ के टिहरी गढ़वाल हिस्से में जाने का मौका मिला, जहाँ हमें चिपको आंदोलन के एक्टिविस्ट ने हमें गांव-गांव घुमाया। और तब मुझे समझ में आया कि ये जो नेचर का सवाल है ये ब्यूटी का नहीं है, ये ओहो कितना सुंदर है, इसकी बात नहीं है। क्योंकि उत्तराखंड में जो गांव के लोग थे उनके लिए नेचर मतलब अपनी ज़िंदगी, आप जियोगे कि मरोगे ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और वहाँ उनका आंदोलन था वो इसी के लिए था कि हम जंगल बचाएं। सरकार ने जो चील प्लांटेशंस किए हैं चीड़ पाइन के, वो नहीं, लेकिन ऐसे नेचुरल प्राकृतिक जंगल जिससे उनको अपने मवेशियों के लिए चारा मिले, अपने घर के लिए लकड़ी मिले और बहुत सारी चीज़ें वो जंगल से इकट्ठा करते थे। और उनका एक नारा होता था, क्या है जंगल के उपहार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। तो उससे हमें समझ में आया कि ये जो नेचर लविंग, नेचर बचाने का जो काम है, इससे एक तो लोगों का अपना जीने का साधन उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे बाकी सब लोगों को भी बहुत फ़ायदे होते हैं। क्योंकि अगर मिट्टी नहीं है तो हम क्या खाना उगाएंगे, पानी नहीं है तो हम जिएंगे कैसे, और हवा की तो आजकल सब लोग बात करते हैं कितनी पोल्यूटेड हो गई है। तो इस शुरुआत से मुझे ये समझ में आया कि जो नेचर की बात है ना, इससे इकोनॉमी जुड़ी हुई है और इससे पॉलिटिक्स जुड़ा हुआ है। इसलिए जब मैंने आगे जाके अपनी पढ़ाई की तो मैं मध्य प्रदेश के जो नर्मदा घाटी है वहाँ पे एक आदिवासी भिलाला फैमिली के साथ एक गाँव में मैं रही। और ये जो गांव है अंजनवारा, ये सरदार सरोवर बांध के जो उसमें बनने वाला था तो उसके सबमर्जन जोन में आने वाला था। तो गांव वालों से कह दिया था भाई बांध बनने वाला है, तुम सब हटो, तुम्हें कुछ मुआवजा मिलेगा, तुम्हें गुजरात में जाके हम बसा देंगे। और गांव वाले लड़ रहे थे कि कोई नहीं हटेगा, बांध नहीं बनेगा। और उनकी जो लड़ाई थी उसके पीछे एक बहुत बड़ा उनका लड़ने का, संघर्ष का एक तजुर्बा था। और वो ये था कि वो जिन जंगलों में रहते थे, जहाँ वो खेती करते थे, वहाँ पे सरकार ने आके कह दिया था कि भाई ये तो हमारे जंगल हैं, आप यहाँ खेती नहीं कर सकते। तो आदिवासी तो सरकार बनने के पहले वहाँ पे थे, लेकिन उनका जो इस्तेमाल जंगल का वो इस्तेमाल करते थे रहने के लिए, वो सब सरकार ने गैर कानूनी कह दिया और लोगों पर केस लगते थे। फिर फॉरेस्ट रेंजर उनके घर आके मुर्गी उठा के ले जाते थे, घी उठा के ले जाते थे, चारपाई उन्होंने किसी ने नई बनाई है, चारपाई को भी उठा के ले जाते थे। तो उनका एक संगठन था और उसके साथ वो पहले जंगल के लिए लड़ रहे थे। फिर उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ बांध के विरोध में लड़ाई की। उस लड़ाई में एक तरह से मेरी जो समझ थी पर्यावरण के सवाल की वो और भी ज़्यादा विकसित हुई। क्योंकि मैं एक तो ये चीज़ समझी कि आप इतनी बड़ी चीज़ कर रहे हो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, और जो लोग उससे विस्थापित होंगे उनसे आपने बात भी नहीं की, उनसे पूछा भी नहीं कि भाई आपका विकास क्या, आपको क्या चाहिए। दूसरा कि भारत में ये बहुत है भाई डेवलपमेंट होनी चाहिए, डेवलपमेंट को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन किसकी डेवलपमेंट?
बांध बन रहा है, सिंचाई का पानी होगा, बिजली बनेगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो बिजली जा कहाँ रही है, सिंचाई कहाँ हो रही है? अगर गन्ने की खेती में हो रही है तो क्या हम कह सकते हैं कि ये ज़रूरी सिंचाई है? जो किसान ऑलरेडी अमीर है उसको आप और भी ज़्यादा संसाधन दे रहे हैं। भारत एक समय खुद कॉलोनी था अंग्रेज़ों की, लेकिन जब से इंडिपेंडेंट हुआ तब से भारत अब इंटरनल कॉलोनियलिज्म कर रहा है कि हम किसी दूसरे देश को तो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, चलो अपने देश के वो इलाके जहाँ पे मिनरल्स हो, जहाँ पे कोई दूसरे रिसोर्सेज हो, जंगल हो, पानी हो, चलो उनको जो है हम एक्सप्लॉइट करते हैं। उनके लोगों का कुछ खास हमें परवाह नहीं है। देश के लिए हो रहा है, लेकिन देश की जो सबसे गरीब लोग हैं उनका क्या हो रहा है? अरे वो तो एडजस्ट कर लेंगे। देयर इज, यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स। अब एग्स मतलब कौन किसके टूट रहे हैं और ऑमलेट खा कौन रहा है, इसके ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं होती। और तीसरा सवाल ये था, और इस पे मैंने अपनी पीएचडी भी की, कि हमारी जो विकास की परिभाषा है वो क्या है। सब लोगों को लगता है कि डेवलपमेंट मतलब अच्छा कंफर्टेबल लाइफस्टाइल, खाने पीने को ठीक ठाक है। वो कहते हैं ना कि पंजाबी में लेग पैग दे मरूती, कि अच्छे से खाना हो पीना होना चाहिए और गाड़ी होनी चाहिए और हम जो है डेवलप्ड हैं। लेकिन ये जो है हमारी डेवलपमेंट के जो मटेरियल कंफर्ट्स की बात, इससे क्या होता है कि इट्स वेरी क्लियर कि ये ना सबके लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि धरती पे इतने संसाधन है ही नहीं। गांधी ने तो पहले ही कहा था, गांधी ने कहा था कि इंग्लैंड का लाइफस्टाइल सपोर्ट करने के लिए पूरे विश्व को कॉलोनाइज करना पड़ा। अगर भारत में उस तरह का लाइफस्टाइल हम कोशिश करें, एस्पायर करें, तो फिर तो सोच भी नहीं सकते कि पूरे प्लेनेट का क्या होगा, असंभव है। आदिवासी संस्कृति से पता चलता है कि लोग बहुत कुछ चाहे बगैर मटीरियली फिर भी खुशी से रह सकते हैं। और उनकी जो नेचर के साथ रिलेशनशिप है, जैसे कि जिस इलाके में मैं थी वहाँ पे जो भिलाला आदिवासी हैं वो नर्मदा को माँ मानते हैं, और उनका एक गायना है जो वो रात रात गा के पूजा करते हैं। ये कहते हो कि नर्मदा ने सब कुछ बनाया, पहाड़ बनाए, जंगल बनाए, हम लोगों को बनाया। ये जो सब सवाल है कि कंसल्टेशन कैसे नहीं हो सकती, ऐसे कैसे कि आप जो है कुछ बहुत बड़ी नीतियां आप लोगों के ऊपर जो है फोर्स कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उनके ऊपर आप थोप रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, इसलिए लोग जो हैं क्या करें, आंदोलन करना पड़ता है। दूसरा ये कि अगर आप विकास की बात कर रहे हैं तो किसका विकास और किसका विनाश, नर्मदा आंदोलन इन्हीं 6 शब्दों में ये पूरी बात उठाई थी। और तीसरा ये कि क्या विकास के जो हमारे जो पैरामीटर्स हैं शायद उनमें कुछ गड़बड़ है। और आजकल हम देख रहे हैं इतने लोग हैं, सब कुछ संसाधन है, फिर भी जो है डिप्रेशन के लिए गोलियां खा रहे हैं। कुछ तो अटपटा इस सब में है। उन दिनों जब मैंने रिसर्च में जब करती थी 1980s 1990s में, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह थी वो क्लास के मुद्दे पर बड़ी स्ट्रांग थी। कम्युनिस्ट पार्टीज हों, सोशलिस्ट हों, उसमें फिर थोड़ा थोड़ा फिर फेमिनिज्म के मुद्दे को, महिलाओं के अधिकार की बात भी आने लगी थी। लेकिन पर्यावरण किसी को खास जो है किसी की रुचि नहीं थी। उनको लगता था ये तो भाई साइड इशू है, ये तो वो लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी सब कुछ है, इसलिए वो अरे जंगल बचाओ, पहाड़ बचाओ, नदी बचाओ के बारे में शोर मचा रहे हैं, टाइगर बचाओ वगैरह। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था कि पर्यावरण का मुद्दा कोई एलिटिस्ट मुद्दा नहीं है। ज़रूर उसमें एलिटिस्ट लोग हैं और उनका पर्यावरण का तरीका भी गलत है, लेकिन ज़मीनी तौर पे अगर आप बेसिक जंगल, जल, ज़मीन, इन सब के मुद्दों की बात नहीं करोगे तो कोई भी आपका सिस्टम हो, भले ही परफेक्ट इक्वालिटी हो, वो भी चल नहीं पाएगा। हमने तो देखा है जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, सोशलिस्ट कंट्रीज़ में, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए क्या क्या नहीं डिस्ट्रॉय किया और अब भुगत रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम उस गलत रास्ते पे ना जाएं। और अगर हम देखते हैं कि भाई कौन ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं कुछ एक नई परिभाषा निकालने की, कुछ एक नए तौर तरीका निकालने की, जिससे कि हम और कुछ कर पाएँ, उससे तो कई देश में ऑलरेडी उदाहरण हैं। भले ही आंदोलन हो, भाई छोटे छोटे संघर्ष हो, संगठन हो, कुछ लोग कर रहे हैं कोशिश। तो मुझे तो लगा जहाँ तक हो सके उनकी ताकत में अपनी थोड़ी बहुत ताकत डालें,
उनको जितना बढ़ावा दे सकते हैं दें। स्टार्टिंग से मतलब जैसे आपने चिपको आंदोलन की बात की, तो वो आंदोलन के बाद क्या इफ़ेक्ट हुआ उसका पब्लिक पे, पब्लिक के बर्ताव पे टुवर्ड द एनवायरनमेंट? फिर उसके बाद नर्मदा के आंदोलन में क्या हुआ? और आपने जो खोज की अपने पीएचडी के थ्रू कि डेवलपमेंट क्या है, तो उसमें आपको क्या कॉन्ट्रडिक्शंस मिले? तो आंदोलन कब सफल होता है और कब असफल तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अपनी जो मांग होती है उसको पूरी नहीं कर पाता, और इसके पीछे क्या कारण है, ये एक बहुत जटिल सवाल है। क्योंकि कभी कभी ऐसे बाई चांस कुछ हो जाता है कि कुछ आपके ग्रह जो हैं ठीक ठाक अलाइन हो जाते हैं। इट्स अ कंजंक्चर समटाइम्स। और चिपको को लेकर भी ये बात सही है कि शायद उस वक्त 1970s का दौर ऐसा था जब धीरे धीरे इंडिया को भी, सरकार को भी इंटरनेशनली दिखाना था कि हम देखो पर्यावरण के बारे में कुछ कर रहे हैं। और इंदिरा गांधी ने स्टॉकहोम में जो स्पीच दी थी जिसमें कहा कि गरीबी सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का कारण है, कि हमें डेवलप होना पड़ेगा जिससे कि हम गरीबी दूर कर सकें। लेकिन उसके तुरंत बाद इंदिरा गांधी को भी लगा कि इंटरनेशनली, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर को अनाउंस किया वगैरह, हमें कुछ कंजर्वेशन करना पड़ेगा। उस वक्त सुंदरलाल बहुगुणा जो कि चिपको आंदोलन के बहुत बड़े लीडर थे, उनका इंदिरा गांधी के साथ उनकी बातचीत वगैरह हुई। चिपको आंदोलन, क्योंकि उन दिनों के जो पत्रकार थे अनिल अग्रवाल वगैरह, उन्होंने देश भर ही नहीं पूरा विदेश में चिपको आंदोलन का एक को बहुत ख्याति मिल गई थी। और चिपको आंदोलन का एक जो तरीका था वो भी लोगों को बहुत एकदम छू गया, और वो था कि औरतें जो हैं पेड़ों से चिपक जाती हैं। ये कहते हो कि पेड़ को काटोगे तो हमें भी काटो साथ में। तो इट कॉट पीपल्स इमेजिनेशन। सो वेरियस थिंग्स हैपेंड। लेकिन हुआ क्या कि फिर कांग्रेस गवर्नमेंट ने उन दिनों ने ऑर्डर दिया, कोई भी पेड़ अगर ज़मीन का स्लोप 40 डिग्री से ज़्यादा है, कोई कटिंग नहीं होगी। विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज अदरवाइज अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे थे, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उससे रेवेन्यू मिलता था। लगातार हम देखते हैं यही एक बहुत टेंशन रहता है गवर्नमेंट के उसमें, कि एक तो उनकी जिम्मेदारी है कि भाई प्रोटेक्ट करो, दूसरा है पैसे बनाओ। अब दोनों चीज़ें तो हो नहीं सकती। और आप एक जो है कैपिटलिस्ट उसमें रह रहे हैं जहाँ पे सरकार जो है बिजनेस इंटरेस्ट से जुड़ी हुई है, कॉरपोरेट इंटरेस्ट से खासकर जुड़ी हुई है। तो इसीलिए वो एक हाथ से रेगुलेशन बनाते हैं, दूसरे हाथ से उसे फिर जल्दी से डाइल्यूट करते हैं, वीकन करते हैं, लूसन करते हैं। ये जो देखने में आया तो इससे पता चला कि ठीक है, एक कदम आगे, लेकिन बाकी नीतियां देखें तो 10 कदम पीछे। और यही हुआ 1990s में, जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ। और लिबरलाइजेशन में एक तरह से खुली छूट दे दी, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि लिबरलाइजेशन से एक बहुत गहरा परिवर्तन आया, वो लोगों की सोच में आया। क्योंकि उससे क्या हुआ कि बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों को एक काफ़ी ठीक ठाक इकोनॉमिक मटेरियल इम्प्रूवमेंट मिली, और उनको लगा कि हाँ भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। पहले तो क्या है, हर चीज़ के लिए मतलब लीवाइस जीन्स बाहर से मंगवानी पड़ती थी, अब जो है यहाँ मिल रही हैं, हमारे पास पैसे हैं, हम खरीद सकते हैं। एक वो जो पुराने जो 1970s तक एक रैशनिंग, हम सोशलिस्ट हैं, एक तरह का जो पब्लिक कल्चर था वो पीछे छूट गया, और सबका वो है अब जो है भाई जम के कंज्यूम करो। पूरा जो है माहौल ऐसा बन गया कि कंजम्पशन इज गोइंग टू बी व्हाट गिव्स अस ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट। तो जो पुरानी बातें थी कि भाई सब लोगों को सब कुछ मिलना चाहिए, वो थोड़ी पीछे हो गई। फिर पर्यावरण का तो बिल्कुल मतलब भूल ही जाओ, क्योंकि इतना लोगों को लगा कि अब मौका मिल रहा है, हम थोड़ा अच्छे से जी लें। उसमें मेरे ख्याल से क्या हुआ कि ओवरऑल जो एनवायरमेंटल क्वेश्चन है, एक तो रिसोर्स डिग्रेडेशन कहीं ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि आपको ये सब कुछ सप्लाई करना है तो कहीं ना कहीं से तो आएगा ही। हम इस कमरे में बैठे हैं, ये एयर कंडीशन है, यहाँ पे लाइट्स चल रही हैं, अब ये इसके लिए बिजली कहाँ से आ रही है? कहीं ना कहीं एक थर्मल पावर प्लांट है, कहीं ना कहीं एक बांध है जहाँ से, आपके यहाँ तो अब ये तमिलनाडु में न्यूक्लियर प्लांट है जहाँ से बिजली पैदा हो रही है। इस सब से बहुत ज़्यादा वो जो इंटरनल कॉलोनियलिज्म था वो कहीं ज़्यादा बढ़ा। उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो लोग पहले खेती करते थे, ज़मीन के ऊपर निर्भर थे,
अब वो बात बनी नहीं, जो कहते हैं ना कि टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज। आजकल बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सिर्फ खेती से अपना गुजारा कर सकते हैं। सारे परिवार जो है बटे हुए हैं, कोई एक शहर में नौकरी कर रहा है, पैसे भेज रहा है, कोई जो गांव वाले लोग हैं वो भी चाहते हैं कि भाई शहर में कुछ लग जाए। इस तरह से लोग एक पैर इधर एक पैर इधर, ऐसे ही लोग काम चलाते हैं। लिबरलाइजेशन से एक तो रिसोर्स डेग्रेडेशन कहीं ज़्यादा बढ़ा, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी कि हम एक मटीरियली कंफर्टेबल ज़िंदगी जी पाएंगे। तो उससे एनवायरमेंटल क्वेश्चंस पहले तो थोड़े साइड पे रखे गए, फिर भी लेकिन क्योंकि कुछ सवाल बहुत ही ज़्यादा एकदम ज्वलंत बन रहे थे, और वो खासकर आदिवासियों के लिए जिनके लिए जंगल वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो रहे थे, ये जानते हुए कि कुछ ऐसे समाज के तबके हैं जिनके वोट्स हमारे काम में आ सकते हैं, कुछ स्टेट्स जहाँ पे आदिवासी बहुल वो हैं, इलेक्टोरेट्स हैं। तो 2006 में जैसे कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है इनैक्ट किया गया, ये उन दिनों जब काफ़ी सारे प्रोग्रेसिव एक्ट्स भी, दूसरे प्रोग्रेसिव एक्ट्स भी जैसे कि नरेगा हो या आरटीआई, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, ये सब तो इनमें ये भी हो गया, और इसके पीछे बहुत लोगों ने लड़ाई की, संघर्ष किया। तो ये सब हुआ कागज़ पे। अब इनको अमल कराना वो एक दूसरी लड़ाई है, जो बहुत मुश्किल लड़ाई है, जो अभी भी लोग लड़ रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि अब जो है एक तरह से एनवायरनमेंट का सवाल, इसे डायरेक्टली और इफ़ेक्टिवली एड्रेस करने का माहौल अब और भी हॉस्टाइल है, और भी मुश्किल है। हाँ, जैसे एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे नर्मदा आंदोलन के टाइम पे हम जब स्कूल में भी थे तो कुछ न्यूज़पेपर में आता था कटिंग, तो वो काफ़ी सपोर्टिव आता था कि लोग यहाँ है, डिस्प्लेसमेंट के लिए रुके हैं। पर एक जो मिडिल क्लास या जो इग्नोरेंट क्लास बोले, उनका एक सवाल था कि यार अगर 150 फैमिलीज डिस्प्लेस होंगी, 4000 या 5000 फैमिलीज़ को उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? जैसे डैम बनता है तो सिर्फ वहाँ के लोग डिस्प्लेस नहीं होते, पूरी इकोलॉजी ही डिस्प्लेस हो जाती है। अगर आप वो एक्सप्लेन करें तो, और उसके बाद क्या आता है फिर, वो भी, उस पर भी अगर हम थोड़ी चर्चा कर पाएँ। नहीं तो एक क्या है ना कि जैसे मैंने आपको चिपको के बारे में बताया, हाँ। चिपको की एक रोमांटिक इमेज थी कि देखो गांव की औरतें जो हैं पेड़ से चिपक रही हैं। मेरे ख्याल से नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इतनी लंबी लड़ाई, 10 साल से ऊपर, सोचो सबसे गरीब लोग हैं जो अगर खेती वेती छोड़ के अनशन पे बैठ जाएं तो उनके परिवार के पेट पे लात पड़ती है। फिर भी वो लड़ाई लड़े, केसेस उनके खिलाफ हुए, गोलियां उन पर बरसाई गई, लाठियां खाई, जेल गए, सब कुछ किया। इतनी बहादुरी के साथ उन्होंने किया, फिर भी लेकिन ये था कि नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बट डैम्स आर गुड फॉर द नेशन। तो ये सब जो सवाल हैं कि भाई नेशन कौन, और क्या इतना महंगा डैम सिर्फ पैसों के उसमें नहीं, लेकिन लोगों की ज़िंदगी, लोगों की संस्कृति, लोगों के बच्चों के फ्यूचर के क्या आप आर यू विलिंग टू पे दैट प्राइस? बट ये जो सवाल है कि आर यू विलिंग टू पे द प्राइस, ये सिर्फ ना बोलने की बात है, क्योंकि देखा जाए तो मिडिल क्लास थोड़े कोई प्राइस दे रही है, कोई उनसे थोड़े कह रहा है कि भाई तुम डायरेक्टली जिम्मेदारी अपनी दिखाओ, क्योंकि हमारा जो पूरा सिस्टम है, और वो हमारा ही नहीं, पूरा एक ग्लोबल सिस्टम है ना कैपिटलिज्म का, हमें अपनी जो भी हम कंज्यूम करते हैं, जो भी हम अपना, हमारा जो लाइफस्टाइल है, उसकी हमें जिम्मेदारी लेनी नहीं पड़ती। मैंने एसी का रिमोट का बटन दबाया, कमरा ठंडा हो गया, मैं ये नहीं सोच रही कि भाई वहाँ पे कोई आदिवासी गांव है जो कि हटा दिया गया है, जिनके लोग जो हैं कहीं शहर के फुटपाथ पे रह रहे हैं, मुझे उससे कुछ लेना ही देना नहीं है। तो जिस तरह से ये हमारी पूरी व्यवस्था है, उसमें जिम्मेदारी तो जो लोग पावरफुल हैं वो कभी लेते नहीं, अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। तो जब अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो जिस तरह के नतीजे निकलते हैं, निर्णय सरकार लेती है, वो तो एक तरफा होंगे ही। कुछ कुछ लोगों को लगा, क्योंकि नर्मदा की लड़ाई भी एक बहुत ही रोमांचक लड़ाई थी कि एक तो एक बहुत ही पावरफुल महिला
बहुत कैरिस्मेटिक, बहुत तेजस्वी मेधा पाटकर लीडर थी। फिर आदिवासी और बहुत सारे लोग जो है ना अपर मिडिल क्लास खासकर, उनको लगता है आदिवासी बड़े रोमांटिक हैं। वो ये नहीं समझते कि आदिवासियों की इतनी बुरी हालत आजकल है, और वो इसलिए है क्योंकि बाकी जो नीतियाँ जो मिडिल क्लास सपोर्ट करती है उसकी वजह से है। बट दे थिंक इट्स रोमांटिक, अरे दे वर्शिप नेचर, दिस दैट। तो नर्मदा आंदोलन की लेकिन सबसे बड़ी ताकत ये थी कि उन्होंने आदिवासी और फिर निमाड़ के जो पाटीदार किसान, जो कि एक बहुत पावरफुल लैंड ओनिंग ग्रुप है, उन दोनों को इकट्ठा किया और उनको इससे बहुत जो है बाहर भी समर्थन मिला। लेकिन बाहर के समर्थन से बहुत ज़्यादा नहीं होता जब तक आपका ज़मीनी तौर पे अच्छी व्यवस्था नहीं है। नियमगिरी में देखें, उड़ीसा में, जहाँ पे वेदांता के खिलाफ बॉक्साइट माइनिंग के लिए वहाँ के जो लोग हैं, डोंगरिया कोंद, कुटिया कोंद, जिन्होंने लड़ाई की, वो भी इसलिए थी कि आदिवासी लोगों को तो बाहर के लोगों को उनको बहुत फोटोजेनिक मानते हैं, मीडिया में बहुत आता है। लेकिन जब मीडिया अपना मुंह फेर लेती है, फिर भी अगर आपका ज़मीन पे आंदोलन नहीं है तो फिर ठप हो जाता है मामला पूरा। तो नर्मदा के साथ ये था। तो अब क्या है, अब ऐसे आंदोलन क्यों नहीं है, अब वो मिडिल क्लास सपोर्ट क्यों नहीं है? एक, क्योंकि मीडिया थक गई है। और आप मीडिया में आप तो जानते ही हैं कि मीडिया आजकल किन चीज़ों को बढ़ावा देती है, उनके क्या कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है, उनको ये सब स्ट्रगल वगल से कुछ लेना देना नहीं है। तो मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इस सब चीज़ों के ऊपर ब्लैकआउट है। दूसरी बात है कि फिर अगर आपको बाहर से सपोर्ट नहीं है तो फिर लोकलाइज्ड स्ट्रगल्स को सरकार बहुत जल्दी दबा देती है। और पहले जो था कि पहले जो है हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुछ हद तक फंडामेंटल राइट्स को मतलब आर्टिकल 21 खासकर राइट टू लाइफ को लेकर कुछ हद तक स्ट्रगल्स को, एनवायरमेंटल सपोर्ट करते थे। अब वो भी कहीं कम हो गया है। तो हमारे कोर्ट्स भी थोड़े कंजर्वेटिव हो गए हैं लोगों के राइट्स के मामले पर। बेशक वो मिडिल क्लास एनवायरमेंटलिज्म, जिसकी मैं बाद में बात करूंगी, उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब ये आता है कि भाई आदिवासी कह रहे हैं कि भाई हमें इस ज़मीन से मत हटाओ, उनकी इतनी कोई सिंपैथी नहीं है। जंगल इन्होंने काटे और मतलब फॉरेस्ट कवर्स ख़त्म किए। तो अब आते हैं मिडिल क्लास एनवायरमेंटलिज्म पे। जैसे अब तो आपके घर पे आ गई है इशू, तो अभी इसलिए सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि दिवाली में फटाके मत जलाओ। रूलिंग रेजिम बोल रहा है हम फटाके बांटेंगे। हाँ, ये चल रहा है एक केओस। और ये क्लाइमेट चेंज अब दिल्ली तो पहुंच गया, मतलब इट्स रीच द कैपिटल। तो उसमें क्या आंदोलन है और क्या चीज़ें हैं जो हो सकती है टू मेक थिंग्स बेटर? अगर हम उस पर डिस्कस कर पाए तो ये जैसे आपने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं पटाखे मत बजाओ क्योंकि उससे पोल्यूशन होता है। लोग कह रहे हैं नहीं, हम जी बटाएं, अरे ये तो हमारा राइट है, हम दिवाली मनाएंगे, हम क्रिकेट में जीतते हैं तो वो पटाखे तो बनते ही हैं। इसमें क्या है ना कि ये हम देख सकते हैं एक डायरेक्ट एनवायरमेंटल सवाल है कि हमें अपना लाइफस्टाइल चाहिए। हम कुछ जो है कटौती नहीं करेंगे, हम कुछ सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। हमसे पूछना भी हमारी संस्कृति को चोट पहुंचाता है। ये लेकिन एक कितनी मतलब मैं आयरॉनिक नहीं कहूँगी, ट्रेजिक बात है। अगर आप पटाखे बजा रहे हैं, अगर हवा ख़राब है, भाई आपके घर में बच्चे नहीं हैं, आपके घर में बूढ़े नहीं हैं जिनकी तबीयत ख़राब होगी। तो ये लेकिन जो है ना कि लोग कॉज एंड इफ़ेक्ट समझ नहीं रहे। क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि स्कूलों में ये सब पढ़ाया नहीं जाता। स्कूलों में जो रट्टाबाजी है कि भाई टू सेव अ गुड, क्रिएट अ गुड एनवायरनमेंट वी मस्ट प्लांट ट्रीज। आई मीन यू नो, ये जो है ये एक क्षमता जो एक एजुकेशन की बहुत बेसिक चीज़ है कि अपने आप जो है सोचो कि क्या ये सही है, ये गलत है। और सही और गलत पहचानने के जो तरीके हैं कि आप एविडेंस ढूंढें, आप उसे ध्यान से परखें, ये सब तो लोगों को आता नहीं। तो इस वजह से हमारे देश में इतनी इनइक्वालिटी है कि जो लोग खुश हैं, ठीक ठाक जी रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि उनके कंजम्पशन की वजह से न केवल पूरा प्लैनेट
पोल्यूट हो रहा है, उनके खुद की कंजम्पशन और लाइफस्टाइल पे अब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसको ना सोशियोलॉजी में कहते हैं एलीट एस्केपिज्म। पानी गंदा है, अरे हमने तो एक्वागार्ड लगाया हुआ है। हवा गंदी है, हमारे घर में एयर प्योरीफायर है। स्कूली शिक्षा जो है वो ठीक नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल तो बहुत बेकार है, अरे हमारे पास तो प्राइवेट है। मेडिकल हॉस्पिटल व्यवस्था खराब है, हम तो भाई प्राइवेट उसमें दिखाते हैं। तो एलिट्स जब किसी भी चीज़ से हट जाते हैं तो ओवरऑल जो है उस चीज़ की गुणवत्ता गिरती है, क्योंकि जो पावरफुल लोग हैं अगर वो उसके बारे में केयर नहीं करेंगे तो सरकार को केयर करेगी। कुछ हद तक तो इतनी इनइक्वालिटी में जिसकी लाठी उसकी भैंस सॉर्ट ऑफ चलता है। तो शहरों में अगर हम शहरों के बारे में सोचें कि हमारे इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ क्लाइमेट चेंज की बात नहीं, क्लाइमेट चेंज से कहीं पहले जो है शहरों में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स थे, लेकिन उनको समझने का नज़रिया हमेशा यही था, सिटी शुड बी क्लीन एंड ग्रीन। दिल्ली की एक पहले जो मुख्यमंत्री थी उन्होंने ये कहा था दिल्ली शुड बी क्लीन एंड ग्रीन, और मिडिल क्लास लोगों को ये बड़ा अच्छा लगता है कि ग्रीन है भाई, हमारे पास बहुत हरियाली है। और क्लीन मतलब कि शहर पे की सड़कों पे कुछ गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। वो सिंगापुर जाते हैं, अरे भाई चकाचक, कोई वहाँ तो कोई सड़क पे थूक दे तो उसको अरेस्ट कर देते हैं। तो लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है कि हमें ना डिसिप्लिन चाहिए कि सड़कें साफ हों। लेकिन उनका जो सफाई का जो मतलब है वो सिर्फ ये नहीं है कि कुछ चिप्स का पैकेट पड़ा हो या कूड़ा पड़ा हो। सड़क पे ऐसे लोग भी नहीं होने चाहिए जो हमारी सुंदरता को खराब करते हैं। इसका मतलब कि जो लोग सड़क पे चीज़ें बेचते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, सड़क पे जो छोटे मोटे काम करते हैं, साइकिल रिक्शा पुलर हो वगैरह, जो लोग दूसरी जगह से आके शहर में बसते हैं लेकिन क्योंकि उन्हें कोई ढंग के घर रहने की जगह, उनके पास पैसे तो होते नहीं, सड़क पे रह जाते हैं, इनको भी हटाओ। अरे ये तो इनके बच्चे देखो क्या कर रहे हैं सड़क पे। तो ये सब गंदगी फैला रहे हैं। तो गंदगी का अर्थ सिर्फ एक फिजिकल जर्म्स वाली गंदगी से नहीं है, ये एक लोगों को लेकर भी है कि शहर में अच्छी एनवायरनमेंट, मतलब ये सब चीज़ें जो मिडिल क्लास को अच्छी नहीं लगती, कि हमें चाहिए कि लोग आएं और हमारे घर में काम करें और चुपचाप चले जाएं अपनी उस बस्ती में, लेकिन हम उस बस्ती को अपने घर के पास नहीं चाहते क्योंकि बस्ती गंदी है। बस्ती क्यों गंदी है? बस्ती में नालियाँ क्यों नहीं है, पानी क्यों नहीं है, वहाँ सफाई क्यों नहीं होती, वहाँ पे लोग जो हैं उनको कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं है कि उनकी झुग्गी लोग सरकार हटा देगी। ये सब सवालों से उनको परवाह नहीं, उनको बस यही कि हमें भाई चीप लेबर चाहिए, हमारे घर में लोग काम करें, बाहर हमें जो है लोग मिलते रहें जो हमारे लिए काम करें एट लो वेजेस, लेकिन उनके बेसिक ज़रूरतें, उनकी जो एनवायरमेंटल गुड्स की ज़रूरत है उसके बारे में हमें कोई परवाह नहीं है। तो ये जब डबल विजन होती है कि यू वांट द लेबर बट यू डोंट वांट टू प्रोवाइड बेसिक गुड्स या डिसेंट वेजेस, और ठीक ठाक पैसा मिले तो सब कोई भी जाके ठीक ठाक रह सकते। इसकी ये वजह है कि जो ये मिडिल क्लास डेफिनेशन जो मैं अपने काम में मैं इसे ना बूर्जुआ एनवायरमेंटलिज्म कहती हूँ, कि मिडिल क्लास लोग जो हैं उनका एनवायरमेंटलिज्म है क्लीन और ग्रीन। और क्लीन और ग्रीन का मतलब ये नहीं देखना कि भाई हमारी गाड़ियाँ हैं, सड़कों को कंजेस्ट करते हैं स्ट्रीट वेंडर्स, इतना नहीं, ये तो गाड़ियों की वजह से पहले जो फुटपाथ इतना बड़ा था वो अब दोनों जगह आपको पार्किंग क्रिएट करनी है, आपने फुटपाथ को इतनी पटरी, छोटी सी पटरी बना दी, एक टाइम पे एक आदमी चल सकता है। बिल्कुल। और जहाँ पे जगह नहीं थी, जहाँ पे पार्क था, उस पार्क को आपने पार्किंग लॉट में बना दिया, क्योंकि अब आपकी गाड़ी है तो दो जगह तो चाहिए, आपके घर के सामने गाड़ी रहेगी, आप जब बाहर जाते हैं तो काम करने, शॉपिंग करने, वहाँ पे गाड़ी के लिए जगह होगी। तो ये सब उनको दिखता नहीं कि एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से आ रहा है? प्राइवेट व्हीकल से। लेकिन प्राइवेट व्हीकल आपने अगर बंद करने की कोशिश की, जैसे कि बीच में दिल्ली सरकार ने कोशिश की थी कि भाई ऑड इवन लाइसेंस प्लेट वाली गाड़ियों को चलने देंगे जिससे कि ट्रैफिक में आधे व्हीकल्स आएंगे,
बवाल मच गया। अरे ये कैसे हो सकता है, इतना इनकन्वीनियंट है, मैं अपने गाड़ी के बगैर तो जा ही नहीं सकती। एग्जैक्टली। तो ये जो है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर आप ध्यान दें। और आप बार बार सिंगापुर की बात करते हैं, सिंगापुर में देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसा है और आपने प्राइवेट व्हीकल से इतने ज़्यादा हेवी टैक्सेस डाले हैं, सबको ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है ये करने के, लेकिन यहाँ पे हिम्मत है नहीं। और एक और चीज़ इसमें ये, जैसे आप देखें, एक थी 3 माले की बिल्डिंग, ठीक है, आपने वो तोड़ के 20 माले की बिल्डिंग बना दी। सड़क जितनी थी उतनी रहेगी, गाड़ियाँ बढ़ जाएंगी, लोग बढ़ जाएंगे, कंजस्ट होने लगेगा स्ट्रीट। एंड जैसे हम बोलते हैं स्ट्रीट पे अगर लोग होंगे तो गंदगी फैलाएंगे, पर जो लोग वहाँ पे रोज़ आके काम कर रहे हैं, देयर इज़ अ बेटर चांस वो मेंटेन करेंगे वहाँ की सफाई देन जो लोग वहाँ पे बस पासर बाइज है। लाइक अगर आप कहीं स्टॉल लगा रहे हो तो फाइनली तो आपको कल वापस यहीं आना है, आप क्यों गंदा करेंगे ये जगह को। हाँ। ये भी लोग समझ नहीं पाते हैं। हाँ। बट थोड़ा और अगर इस पे बात करें तो ये हीट क्राइसिस जो अब दिल्ली में हर बार होता है, वो तो बहुत आम आदमी लोग उसको फेस करते हैं, तो उसको हाँ। लेके हम अगर डिस्कस कर पाए। हाँ। अब क्या है ना कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिन्हें हम एक्सट्रीम इवेंट्स कहते हैं, कि बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, अचानक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हीट वेव आ रही है। दिल्ली में पिछले साल भी हुआ था, लेकिन अब हर साल होने के मालूम है अब सा होगा ही, और भी ख़राब होगा। चेन्नई में बाढ़ आई थी। इन सब के लिए जो प्लान्स बनते हैं कि हमें कुछ आगे रिस्पॉन्स करना चाहिए, वो ना बहुत ही बेसिक होते हैं। तो क्योंकि बनाते हैं डिज़ास्टर रिस्पॉन्स का, उनका जो सोचने का तरीका होता है ना, कि जब सबसे ख़राब टाइम आएगा तो उसके लिए हमें कोई रिलीफ देनी पड़ेगी, या लोगों को ना अलर्ट्स भेज देंगे, उनके ना मोबाइल फ़ोन पे टेक्स्ट मैसेज आएगी कि आज बड़ा गर्म होने वाला है, आप धूप में बाहर मत जाइएगा। अब जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है मज़दूर, रिक्शा चलाता है, सड़क पे कुछ बेचता है, जिनको काम के लिए यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है, अक्सर उनके लिए बिल्कुल ये संभव है ही नहीं कि वो उसका फॉलो करें। लेकिन दूसरी जो बात है कि अगर इतनी गर्मी बढ़ने ही वाली है तो वो एक क्यों बढ़ रही है? क्लाइमेट चेंज जो इसलिए हुआ है क्योंकि हमने इतने फॉसिल फ्यूल्स जलाए हैं, कोयला हो, ऑयल हो, पेट्रोल, ये सब जो है मिला के क्लाइमेट चेंज हुआ है। तो एक तरफ से इसकी जो जिम्मेदारी है, इसके बारे में अभी तक कोई जो है, सब जानते हैं किसने किया है, किसके, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रही है, और जो जिनकी जिम्मेदारी है वो ले नहीं रहे। दूसरी चीज़ जिससे कि ये गर्मी और बाढ़ वगैरह शहरों में बढ़ रहा है, वो ये है कि हमने अपने शहरों को बहुत बुरी तरीके से बनाया है। आपने बात की कि एक जो छोटा घर था इतना बढ़ा दिया, तो ज़्यादातर इस तरह के, इस जो डेंसिफिकेशन कहते हैं कि हमने ज़्यादा डेंस आबादी कर दी, उसमें अगर हम देखें कि हम क्या मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, सड़कों पे टार, कंक्रीट, बिल्डिंग्स में ग्लास फ्रंटेड बिल्डिंग्स, मोर कंक्रीट, ये सब जो हैं ये गर्मी को रिफ्लेक्ट और रेडिएट करते हैं। क्लाइमेट चेंज के कहीं पहले लोगों ने नोट किया था ये अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट। अगर आप एक सैटेलाइट से पूरी अर्थ की थर्मल मैपिंग करेंगे तो जहाँ पे शहर हैं वो हॉटस्पॉट्स दिखते हैं, क्योंकि शहर ही अपने आप जो है इतनी गर्मी रेडिएट कर रहा है। अब आप सोचें कि हम तो यहाँ एसी में बैठे हैं, हमारे यहाँ इट्स नाइस, इट्स कूल, एसी, लेकिन क्या कर रहा है? एसी गर्म हवा बाहर फेंक रहा है। हम एयर कंडीशन गाड़ी में जाते हैं, नॉट ओनली इज देयर एग्जॉस्ट, हॉट एयर इज ऑल्सो थ्रोन आउट। एक तरह से ये जो हीटिंग और हमारा जो पूरा, किसे गर्मी लग रही है, पसीना किसको आ रहा है, कौन अंदर ठंडे से कमरे में बैठा हुआ है, इसमें भी वही जो पुरानी बातें हैं हमारी अनइक्वल सोसाइटी, वो दोबारा सामने आती है कि कुछ लोग आराम जो महसूस कर रहे हैं उसके जो इल इफेक्ट्स हैं वो और कोई भुगत रहा है। तो हीट को लेकर भी ये है। और अगर हम देखें कि बेंगलोर हो, चेन्नई हो, हैदराबाद हो, जिन शहरों में ये जिस तरह से बिल्डिंग्स वगैरह बनी हैं, उन जगह पे बनी है जहाँ पे पहले जो है तालाब वगैरह होते थे। आपने जो पूरा सिस्टम है, जो लैंड इफ इट्स अंडुलेटिंग, उसका एक ड्रेनेज पैटर्न होता है कि पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता ही जाता है। अब आपने जो है उसे जगह जगह ब्लॉक कर दिया,
आपने उन जगह बिल्डिंगें बना दी। जाहिर है कि अगर बारिश आएगी, और फिर अब तो एक्सट्रीम इवेंट है, तो बारिश जो है, जो आपकी 1.5 महीने के ऊपर आती थी में होती थी बारिश, वो आपकी 3 दिन में होगी, और उससे जो है बाढ़ बनेगी। लेकिन इन सब को जो है अब ना धीरे धीरे ठीक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने बिल्डिंग बना दी, अब आप क्या उसे तोड़ेंगे जिससे कि वो तालाब रिवाइव हो? नहीं, मुश्किल हो जाता है। लेकिन बेवकूफ़ की बात तो ये है कि ये सब कुछ अब समझने के बावजूद हम गलतियां दोबारा ना केवल रिपीट करते हैं, जल्दी और गलतियां करते जा रहे हैं। तो ये सब जो हमारी पढ़ाई है ना, उसमें लोग समझ भी जाते हैं फिर भी, लेकिन वो जो अगला कदम है कि भाई कुछ बदलो, उसके लिए जो दबाव डालना चाहिए, वहाँ पे हम ढीले पड़ रहे हैं। एक लास्ट मेरा आपसे सवाल है यमुना को लेके, बिकॉज हर कोई क्लेम करता है दिस इज होली रिवर, इसको साफ करेंगे, और कोई नहीं कर पा रहा। तो उस पे आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं हो पा रही है यमुना में कितना पैसा इन्होंने जो है बहाया है, उसकी तो गिनती भी नहीं हो सकती। पहले एक जापानीज फंडेड यमुना एक्शन प्लान था, जिसमें कुछ सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए, पता नहीं कहाँ गए। उसके बाद बहुत सारी सरकारें आई, सब ने कहा हाँ जी हम यमुना को साफ करेंगे, हाँ जी ये तो जमुना जी हैं हमारी। कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? 2 चीज़ें हैं, और क्या हुआ ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि एक ना हाई कोर्ट में केस था जिससे कहा जाता है मैली यमुना केस। हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट आई कि नदी बहुत ही गंदी है। हाई कोर्ट जजेस ने कहा अरे नदी तो बहुत ही गंदी है, चलो कुछ करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि यमुना पुष्टा के किनारे जो सब बस्तियां बनी थी, गरीब लोगों की झुग्गियां थी, जहाँ पे कुछ मतलब कि कहीं मतलब सैकड़ों हज़ारों लोग बसे हुए थे, उन्होंने कहा इन सबको हटाओ। और फिर वो बस्तियाँ उजड़ी। लोग कुछ मेरे ख्याल से 20% लोगों को कहीं दिल्ली में बाहर प्लॉट्स मिले, बवाना में मिले, नरेला में मिले वगैरह, लेकिन 80% को कुछ नहीं मिला, बेघर हो गए। फिर वो यमुना एम्बैंकमेंट एरिया था, उसका ब्यूटिफिकेशन हुआ। अब वहाँ पार्क है, अब वहाँ एक बहुत बड़ी सी हाईवे है, वहाँ पे मेट्रो का डिपो है, वहाँ अक्षरधाम मंदिर है। कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2010 में हुई, उसके लिए लग्जरी फ्लैट्स हैं जो एथलीट्स के लिए बने थे, और अब वहाँ जो मतलब अच्छे संपन्न लोग हैं वहाँ रहते हैं। ये सब यमुना साफ करने के नाम पर हुआ क्या? यमुना का जो रिवर फ्रंट था वो अब रियल एस्टेट में बदल गया, और जहाँ पे ये सब नई डेवलपमेंट्स हुई। नदी साफ हुई नहीं, क्योंकि नदी को साफ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली में कुछ 40% लोग हैं जो बगैर किसी सुएज सिस्टम के रहते हैं। मतलब उनका जो है नालियाँ यहीं कहीं जाती हैं, या तो फिर उनके घर में सेप्टिक टैंक है। 60% लोग हैं जो डेवलप्ड कॉलोनीज़ में रहते हैं, मतलब कि अगर वो फ्लश का बटन दबाएं तो सारा का सारा मल जो है वो सुएज सिस्टम से जाता है। कहाँ जाता है आप लोगों से पूछेंगे, भाई आपके घर का गंदा पानी कहाँ जाता है? किसी को मालूम ही नहीं है, क्योंकि भाई वही ना एसी दबाने जैसी बात है कि आपने फ्लश का बटन दबाया, हैंडल दबाया, फिर हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये सब जो गंदगी है, सुएज जो है, ये जमुना में जाता है। हमारे जो दिल्ली में सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, उनकी कैपेसिटी है कि सिर्फ 40% ऑफ द सुएज ऑफ these 60% households they have the capacity to treat it। अब कैपेसिटी एक बहुत मज़ेदार शब्द है। कैपेसिटी मतलब कि आपने बनाया है कि इतना सुएज हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो सुएज ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एक तरह से पेचीदा है। दूसरा, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट चलाने के लिए आपको लगातार बिजली चाहिए होती है। दिल्ली के जो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, उन्होंने सालों से अपने बिजली के बिल दिए नहीं हैं, उनका करोड़ों में लॉस चल रहा है। तो जो हमारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो उनको बिजली देती नहीं। तो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट हमारे बने हुए हैं, सुएज यहाँ से आता है, सुएज वैसा का वैसा
नदी में जाता है। तो प्लांट्स चलते नहीं हैं। तो इसलिए जमुना जी गंदी इसलिए है क्योंकि ये तरह तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं इनको हम सॉल्व नहीं कर पाए कि सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स कैसे चलाएं। अगर सूएज ट्रीटमेंट की हमारी टेक्नोलॉजी इनअप्रोप्रिएट है तो दूसरी कौन सी हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं? अगर कोई इस तरह कोई, क्या हम लेस वाटर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं? क्या हमें सूएज सेप्टिक टैंक्स के लिए का कुछ और, या डिसेंट्रलाइज सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स के बारे में सोचना चाहिए? लेकिन ये सब सोच हो नहीं रही, बस पॉलिटिकल जुमलेबाजी चल रही है कि जमुना जी को हम 1 साल में साफ करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं नदी में डुबकी लगाऊंगा। हाँ, तक नहीं गए। इस पे एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोगों को ज़्यादा सहज होना पड़ेगा, लोगों को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इतनी जल्दी नहीं होती है चीज़ें। ये यही लोग बोलते हैं जो पहले बोलते हैं कि 2 साल में कर देंगे। इंडस्ट्रीज़ जब तक अपना छोड़ रही है वहाँ पे, जहाँ तक सूएज जा रहा है, प्लांट कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा, ये सब चीज़ों से, जैसे अब दिल्ली में चारों ओर वो जो एक उन्होंने कूड़े कचरे का जो हिल बनाया हुआ है वो भी तो कंट्रीब्यूट करता ही है। अगर दिल्ली साफ भी करनी हुई तो क्या अब व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? सिर्फ दिल्ली का ही सवाल नहीं है, सिर्फ सब शहर, अलग अलग शहरों की बात नहीं है, पूरे देश पूरे दुनिया की बात है ये। और वो ये है कि हमारी जो पूरी सोच है डेवलपमेंट के बारे में, द गुड लाइफ के बारे में, हमें टेक्नोलॉजी, मतलब कि पूरा जो हमने सोसाइटी को दिशा दी है कि भाई दिस इज़ व्हाट वी वर्क ऑन एंड दीज आर द प्रॉब्लम्स वी नीड टू सॉल्व, ये एक तरह से हमें गलत पाथ पे ले जाए जा रहे हैं। पूरी व्यवस्था जो है यू टर्न करेगी नहीं, क्योंकि लोगों का अभी तो फ़ायदा है ना, सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ये सब कैपिटलिज्म को और बढ़ावा देने के लिए, और डेवलपमेंट हो, और बिल्डिंगें बने। कोई ये तो नहीं सोच रहा कि अरे मुझे थोड़ा अपनी जिन चीज़ों को हम जो ज़रूरतें आजकल मानते हैं उनको थोड़ा सीमित करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये सब तभी बदलेगा जब लोग जो पहले भी जो है व्यवस्था जिनको अलग कर रही थी, जिनके रिसोर्सेज छीन रही थी, जो लड़ाई पहले कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, उनको हम जहाँ से जहाँ तक हो सके सपोर्ट करें। और मैं नहीं समझती कि हमारे जैसे लोग जो एक तरह से एक उस वर्ग में हम बिलोंग करते हैं जो इस पूरी व्यवस्था से एक तरह से हमें भी तो फ़ायदा ही हुआ है, हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे, मुझे नहीं लगता। सॉल्यूशंस वही लोग निकालेंगे जो जी जान से लड़ रहे हैं। और क्या वो सॉल्यूशंस होंगे पता नहीं, क्या वो सबसे बढ़िया सॉल्यूशंस होंगे? नहीं, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन है परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अभी जो सिस्टम है उससे बेटर होगा। हाँ, ये मैं मानती हूँ। Yeah, that's good. Okay. And clap. Nope.